तो जो नया चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जिसको अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने जैसे पढ़ा है या फिर आपने सुना भी होगा, चैप्टर का नाम होता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, और उसके बाद में होता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अपन जब भी वो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें मैं एक लाइन हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। तो अगर अपन बात करते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, क्या खाना खाना जरूरी है? क्या हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है? जरूरी होता है, क्योंकि जो खाना खाएंगे वही अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज तो हो गया है। क्या हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि जब सांस लेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगी, और जो हमारी सेल्स होती है इस ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्या कर देती है? ब्रेक डाउन करवा देती है। और आपको पता होगा जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो सेल्स है वो क्या क्या बना लेती है? CO2, H2O और ATP बना लेती है, एनर्जी बना लेती है। इन तीनों में से जो सेल्स के लिए काम की होती है वो होती है ATP एनर्जी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2। इस CO2 को रिमूव कर दिया जाता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि अपन ने कभी कभार, जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा ही अपन ग्लूकोज वाला फूड खा रहे हैं। ग्लूकोज आपको पता होगा किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है। कई बार अपन प्रोटीन भी तो खा लेंगे, कई बार अपन लिपिड भी तो खा लेंगे, इनके बाद में भी तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे ना। क्या उनको हमारी बॉडी में रखा रहने दें? क्या उनको रिमूव करना पड़ेगा ना। उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोल दिया जाता है? एक्सक्रीशन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? एक्सक्रीशन बोल दिया जाता है। देखो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 होता है। आपका जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ चीजें कैसी होती है हमारी बॉडी में? ऑप्टिमम होती हैं, फिक्स होती है। जैसे कि अगर सेल्स को जो है ये रेस्पिरेशन करना है, ये रेस्पिरेशन जो होता है या फिर जो ऑक्सीजन है इसको यूटिलाइज करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ये प्रोसेस होता है कौन सा? मेटाबॉलिज्म का। कौन सा प्रोसेस होता है? मेटाबॉलिज्म का। तो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो हमारी बॉडी की एक ऑप्टिमम कंडीशंस पर होती है। किस पर होती है? ऑप्टिमम कंडीशन पर। अगर इस कंडीशन में हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी फ्लक्चुएशंस हो जाएगा, कुछ भी वेरिएशन हो जाएगा, कुछ भी चेंजेस हो जाएगा, तो क्या ये जो प्रोसेस जो हो रहा था, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो क्या हो पाएंगी? क्या नहीं हो पाएंगी। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाएंगी, मान के चलते हैं कि सेल्स के पास में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो नहीं हो पा रही है, तो क्या सेल उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर पाएगी एनर्जी में? नहीं कर पाएगी। अगर सेल ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी एनर्जी में, तो क्या सेल को एनर्जी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल सर्वाइव करेगी? क्या नहीं करेगी। अगर सेल सर्वाइव नहीं कर रही है तो सेल टिश्यू सर्वाइव करेंगे? क्या नहीं करेंगे। टिश्यू सर्वाइव नहीं कर रहे हैं तो क्या ऑर्गन सर्वाइव करेंगे? क्या नहीं करेंगे। और अगर ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर रहे तो ऑर्गन सिस्टम सर्वाइव करेगा? क्या नहीं करेगा। और ऑर्गन सिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा? क्या नहीं करेगा। तो हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? वैसे एक सिंगल सेल को जिंदा रखना है, और उसको अपन को कैसे भी जिंदा रखना पड़ेगा? खाना खाने के बाद में, सांस लेने के बाद में, वेस्ट प्रोडक्ट बनने के बाद में उसको बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ेगा। बॉडी से बाहर निकालने के बाद उसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्लूइड मीडियम को, यूरिन को जो बॉडी से बाहर निकालते हैं वो भी क्या है? बॉडी से बाहर निकालना ही हुआ। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि जो सॉलिड एक्सक्रीटा होता है, फूड को डाइजेस्ट किया उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है डिफेसिकेशन। अपन इसमें पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो एक कंडीशन आती है होम्योस्टैसिस, कि जो भी कंडीशन होती है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उसके लिए हमारी बॉडी का अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए, तभी जाकर के क्या हो पाएगा? कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन हो पाएगी। तो देखिए होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस इज ए कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच मेंटेनेंस ऑफ फिक्स इंटरनल एनवायरनमेंट। और ये हमें हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो फिक्स रखना जरूरी होता है कि नहीं होता? जरूरी होता है। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक ऑप्टिमम पीएच पर ही काम करते हैं। अगर आपने पीएच को ऊपर नीचे किया तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा। जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, एचसीएल वगैरह होते हैं। अगर आपने पीएच को थोड़ा सा भी चेंज किया तो ये एंजाइम काम कर पाएंगे? क्या नहीं करेंगे। और अगर एंजाइम काम नहीं करेंगे, बताओ डाइजेशन का जो प्रोसेस है प्रॉपर हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? आपकी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन होना चाहिए।
अब देखो प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है कि अपन इस होम्योस्टेटिस को या फिर एक्सक्रीशन वाले को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी चीज खाई, उसका ब्रेक डाउन हो गया, और जो ब्रेक डाउन होने के बाद में जो बॉडी के लिए हमारे लिए जरूरत थी उनको अपन ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ चीजें क्या हो गई हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो गई हैं। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है तो कहाँ, हमारी बॉडी में है, बॉडी में ही रहेंगे ना, तो इनको बॉडी में रहने से हमें कोई फायदा है या फिर रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है कौन सी वाली, मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। अपन एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म में करते क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी चीज आप खाते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया या फिर लिपिड फैटी सब्सटेंस खाए, तो वो क्या हो गए हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। उनका आपने क्या किया है, यूटिलाइजेशन किया है। यूटिलाइजेशन करने के बाद में क्या बन जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बन जाएंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाएंगे। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहाँ पे रिलीज कर दिए जाएंगे, ब्लड में रिलीज कर दिए जाएंगे। इसकी वजह से बताओ, जो नॉर्मली जो ब्लड होता है, अगर उसमें कोई भी आप मेटाबॉलिक वेस्ट डालोगे तो हमारी बॉडी का जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, होगा ना भाई। एक नॉर्मली से मान के चलो कि एक वाटर में क्या है, बोतल में क्या है, पानी भरा हुआ है। अगर आप उसमें कुछ भी मिक्स कर दोगे तो जो उसका डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होगा या नहीं होगा, होगा। तो वैसे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, ब्लड इज ए फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड बोल सकते हैं या फिर बॉडी ब्लड बोल सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और इस डिस्टर्बेंस को क्लियर करने के लिए, मतलब कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीशन करवाना पड़ता है। एक्सक्रीशन में अपन क्या करवा देते हैं, मेटाबॉलिक जो वेस्ट थे उनको क्या करवा दिया है, बॉडी से रिमूव करवा दिया है, और जो ज्यादा वाटर था उसको क्या करवा दिया है, रिमूव करवा दिया। तो ये तो प्रोसेस क्या हो गया है, एक्सक्रीशन का हो गया है। तो बताओ अगर इसका जो वॉल्यूम था वो डिस्टर्बेंस हो गया उसमें, तो अपन इसमें जो चीज एक्सेस में थी उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो बताओ ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उसको ही अपन ने क्या बोल दिया है, ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब इसकी सॉल्ट और जो वाटर का जो है वो अपन ने क्या बना दिया है, बैलेंस बना दिया है। तो देखो हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक सिंगल सेल को सरवाइव करवाना पड़ेगा। और वो एक सिंगल सेल वो क्या करे, जिंदा रहे या फिर सरवाइव करे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। और मेटाबॉलिज्म करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कैसा रहे, फिक्स रहे। मेटाबॉलिज्म में करते क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट आप खाते हो उनको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। और उनको यूटिलाइज करने के बाद में क्या बन जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो कहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं, ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वो मच जाती है क्या, खलबली। और इस खलबली को शांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीशन करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और अगर ज्यादा पानी है आपकी बॉडी में तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या हो जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये है इस चैप्टर की क्या थीम। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, चैप्टर का क्या है, अभी तो बिल्डअप है। तो ये है, पढ़ने वाले हैं हम इसमें। 30 सेकंड है आपके पास में, इस फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व करना है, बस बोलना कुछ भी नहीं है। मतलब इससे पता लगेगा तुम्हें कि हमें एक्सक्रीशन करना क्यों होता है। थर्टी सेकंड हो चुके हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे अपन बात करते हैं किस वीडियो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, और एक टर्म यूज किया है न्यूट्रिएंट्स। आप क्या क्या खा सकते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये खा सकते हो। तो देखो कौन से फूड से हमारी बॉडी में क्या क्या बनता है। अगर आपने खाया प्रोटीन, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो प्रोटीन होता है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, इसको डाइजेशन के थ्रू अपन क्या कर देते हैं, जो प्रोटीन होता है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसकी प्रोटीन की वो होती है अमीनो एसिड। क्या होती है, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन जब भी आप खाते हो तो आपकी बॉडी में तीन तरह के, आपकी बॉडी इन द सेंस जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बन सकते हैं। उनमें आ जाता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जब भी आपने
प्रोटीन को कंज्यूम किया, आपकी बॉडी में क्या बन सकते हैं, 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं। एक तो होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है क्या, यूरिक एसिड। कभी कभार, जरूरत नहीं है हमेशा ही आपने प्रोटीन खाया, कभी कभार आप क्या खा लेते हो, फैट या लिपिड खा लेते हो, इनको भी तो तोड़ना पड़ेगा। तो जब ये टूटते हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि हमें खाने के लिए एनर्जी वाला क्या है, जैसे कि अपना कार्बोहाइड्रेट है तो इससे तो ग्लूकोज मिलेगा। हम ये जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट की। वेस्ट में क्या बनता है, तो फैट और लिपिड से क्या बन जाता है, CO2 और H2। अब आप बोलोगे सर H2 तो काम का होता है, पर इतना भी क्या एक्स्ट्रा काम का नहीं होता है ना, जितना चाहिए उतना काम में आ जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा ना, जो आप कर भी देते हो। कार्बोहाइड्रेट से जो बनते हैं वो कौन से होते हैं, CO2 एंड H2 होते हैं। ये तो हो गए क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट। इनको तो क्या बोल दिया अपन ने, मेटाबॉलिक वेस्ट। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि अपने को खाने की इच्छा तो दो ही थी, लेकिन खा लिए चार। जैसे कि आपके सामने रसगुल्ले या फिर गुलाब जामुन रखे हुए हैं, तो दो तो आपने यही इधर ही खा लिए और दो अलग अलग जेब में रख लिए कि सर रास्ते में खाऊंगा। आपकी इच्छा तो कितनी की थी, दो की थी। इच्छा तो कितनी की थी, दो की थी। फिर आपका मन किया कि दो और खा लेंगे, मतलब आपने क्या खा लिया, एक्सेस इंजेक्शन कर लिया है, कुछ ज्यादा ही खा लिया है। ज्यादा ही खा लिया तो उसकी फॉर्म में भी क्या है, कुछ आयंस बन सकते हैं, कुछ मिनरल्स बन सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, सल्फेट है। इनको भी से क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ऐसा नहीं है भी नहीं और फिर निकाले ही जा रहे हो। अगर ज्यादा है तो ही रिमूव करना है, ज्यादा है तो रिमूव करना है। तो देखो आपकी बॉडी में जो वेस्ट है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, या फिर वो किसकी वजह से हुआ है, एक्सेस इंजेक्शन की वजह से हुआ है। इंजेक्शन क्या होता है, ज्यादा खा लेना, इंजेस्ट करना, है ना। एक होता है इंजेक्शन, एक होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है ना, खाया जाता है। आगे बात करते हैं, ये समझ में आया, मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर बॉडी में वेस्ट कौन से टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, नोट करो इतना पहले। आगे इसको नोट करिए। ये होते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं और एक्सेस इंजेक्शन की वजह से कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, इनको हमें रिमूव करना होता है। तो देखो अभी तक अपन ने पढ़ा है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सक्रीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इनको रिमूव करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकती है, जैसे कि आपको पता होगा आपके पास में 2 किडनी पाई जाती है, वैसे ही हर किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करने का हक है, एक्सक्रीट करने का हक। तो अगर अपन बात करते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, तो एनिमल किंगडम की जो शुरुआत होती है पोरीफेरा से होती है। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिलोफोरा, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से। उसके बाद में आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में आ जाता है एस्केहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उनको बोला जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है लाइक प्रोटोनेफ्रिडिया, किस किस में देखने को मिलेगी, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, रोटिफर्स में। देखो एक्चुअल में होता क्या था कि एक और पहले फाइलम था रोटिफेरा, जैसे अपन पोरीफेरा पढ़ते हैं ना, ऐसे पहले एक और फाइलम हुआ करता था रोटिफेरा। ये रोटिफेरा आता था, ये रोटिफेरा नहीं, रोटी को फेर दिया ऐसे रोटिफेरा हो गया है ना। और ना ही ये 7वें फेरे के बाद में अगला फेरा आता है रोटिफेरा, ये रोटिफेरा ही है। कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस के बीच में आता था, पहले बीच में आता था रोटिफेरा। और एक और होता है सिफेलोकॉर्डेटा, जो कि इसका एग्जांपल है एम्फिओक्सस। तो इन सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है, एनिमल किंगडम में आपको बताया जाएगा, या तो जिन टीचर ने आपको बताया होगा, पढ़ाया होगा, वो बता दिया होगा, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है, इट इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर दी, अगर मैंने पढ़ाया तो मैंने डेफिनेटली बताया होगा, 100% श्योरिटी के साथ में मैं बोल सकता हूँ। चुप हो जाइए। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है वो होती है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया आपको किस में देखने को मिलेगी, अर्थवर्म में।
अर्थवॉर्म किससे बिलोंग करता है? एनिलिडा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एनिलिडा से बिलोंग करता है। फिर हम बात करते हैं ये जो तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से। ये बिलोंग करते हैं किससे? आर्थ्रोपोडा से। अब आर्थ्रोपोडा में अगर अपन बात करते हैं इंसेक्ट, जैसे कि आपने नाम तो सुना ही होगा, आप सबका फेवरेट कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है उसमें एक्सक्रीशन किससे होता है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल से होता है। किससे होता है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल से होता है। प्रॉन, झींगा, झींगे में जो एक्सक्रीशन होता है वो ग्रीन ग्लैंड्स या फिर एंटिनल ग्लैंड से होता है। और स्कॉर्पियन में किससे होता है? कॉक्सियल ग्लैंड से होता है। और तुम सब में किससे होता है? किडनी से होता है। तो देखो जो भी वर्टिब्रेट होते हैं किसी की भी नजर नहीं हटनी चाहिए, है ना। जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है? किडनी से होता है। क्या आपको पता है आप सबके पास में दो प्यारी प्यारी किडनियां हैं? इसकी एक किडनी को तोड़ना पड़ेगा ना। तो ये समझ में आया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, अपन ने नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में बात करी थी कि नाइट्रोजन वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है और यूरिक एसिड हो सकता है। अब हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा सोच के बताना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे एनिमल जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है अमोनोटैलिक। मैंने एक बता दिया है, अब तुम दूसरा और तीसरा इजीली बता सकते हो। पूछा कौन सा मैंने? तीसरा वाला मैं पहले पूछ रहा हूँ ना, चुप रहना। तो जो पूछा जाए उसका आंसर देना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को पहले रिलीज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? यूरिकोटैलिक बोला जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को रिलीज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? यूरियोटैलिक बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या हो गया? टैलिक, टैलिक, टैलिक। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोटैलिज्म। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिया इज नोन एज यूरियोटैलिज्म। और प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक और यूरियोटैलिक ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिलीज करते हैं। अब प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है? इज्म, इज्म, इज्म। अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म। बोल तो नहीं जाओगे? बोलने दूंगा भी नहीं, सपने में भी यही आएगी जूलॉजी। देखो अपने पास में तीन तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। मैंने बोला तीन तरह के ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब मैं टैलिक यूज करूंगा कि टैलिज्म यूज करूंगा? टैलिक। तो देखो मैंने तीन टैलिक लिख दिए हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या रिलीज करते हैं, इनका मतलब एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है? अमोनिया होता है, उनको हमने बोल दिया है अमोनोटैलिक। अरे जिनका अमोनिया होता है उनको क्या बोल दिया है? अमोनोटैलिक। और जो यूरियोटैलिक होते हैं वो क्या रिलीज करेंगे? यूरिया। क्या रिलीज करेंगे? यूरिया। और जो यूरिकोटैलिक होते हैं वो क्या रिलीज करेंगे? यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। समझ गए क्या बात को? अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की, कि किस चीज को रिलीज करने के लिए कितना वाटर चाहिए, कम, ज्यादा, मीडियम। तो जो अमोनिया होता है इसको रिलीज करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। मैक्सिमम बोले तो बहुत ज्यादा, इधर देखो। और जो यूरियोटैलिक होता है उसको रिलीज करने के लिए मीडियम अमाउंट चाहिए, और इसको रिलीज करने के लिए लीस्ट। क्या आप इन तीनों में एरो देख पा रहे हो? क्या तीनों एरो एक जैसे हैं? नहीं है। कभी आपने नाम सुना है वेक्टर का? फिजिक्स वेक्टर में एक होता है कि जो एरो की जो लेंथ होती है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है ना। और ये जो एरो होता है इसका, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता ही होगा। तो देखो मैंने इसकी एरो की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड को, कि इधर ज्यादा है, इधर कम है और इधर और भी कम है। ठीक है। क्यों? रीजन क्या होता है कि इसके लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्यों होती है? बिकॉज ये जो अमोनिया होता है वो कैसा होता है? वाटर में रेडिली सोल्यूबल होता है। रेडिली का मतलब होता है रैपिडली या फिर ज्यादा सोल्यूबल होता है। अब आप बोलो कि सर सिंपल टर्म भी यूज कर सकते थे ना आप, मोर सोल्यूबल लिख दो, हमें आता है ये। पर ये एग्जाम क्या है? नीट का है। जो चीज तुम्हें आती है वो तो उसको पूछना ही नहीं है ना। यस। फिर मेले में भीड़ कैसे लगेगी? तो क्या याद रखना आपको, क्योंकि जो अमोनिया होता है वो कैसा होता है? रेडिली सोल्यूबल होता है। टॉक्सिसिटी, अरे बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। तो आंखें बंद कर लेता है क्या?
3 बार बोला था मैंने कि ज्यादा सोल्यूबल होता है, मोर सोल्यूबल होता है, मैक्सिमम सोल्यूबल होता है, लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है, रिडीली सोल्यूबल। इसका मतलब भी वही होता है कि ज्यादा सोल्यूबल होता है, जो जितना ज्यादा सोल्यूबल है उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। अब बात करते हैं अपन टॉक्सिसिटी की। कौन सी सिटी की, टॉक्सिसिटी की। जो जितना आपको ये पता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वही उसके सिमिलर होती है, तो टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, अमोनिया की, उससे कम यूरिया की, और लिटिल लिटिल यूरिया की। इसमें भी देखो मैंने वही चीज लिखी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब देखो जब मैंने बोला है कि अमोनिया को रिलीज करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पानी में रहते हैं वही तो अमोनिया रिलीज करेंगे। तो पानी में कौन रहता है बताओ। अच्छा, ऐसी कौन सी मछली जो पानी में रहती है, सारी मछली। वेरी गुड, सारी की सारी मछलियां पानी में रहती है, तभी तो उसको रानी बोल दिया जाता है। किसकी, पानी की रानी, जल की रानी बोल दिया जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम जहरीले बच्चे हो तुम। देखो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं किसके, अरे ये तो याद रहेगा ना, ऊपर क्या लिखा था, अमोनिया वाला है, इधर यूरिया वाला, उधर यूरिक एसिड वाला है। जो मछलियां होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टिज, एक होता है ऑस्ट्रिक्टिज। जो ऑस्ट्रिक्टिज होती है उनको बोनी फिश भी बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्टिज को कार्टिलेजिनस फिश भी बोला जाता है। जो बोनी फिश होती है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, वो फ्रेश वाटर और मैराइन है। हाँ, कुछ कुछ तो है। जो बोनी फिश होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल एक तो कौन सा हो जाएगा, बोनी फिश हो जाता है, और एक्वेटिक एम्फीबिया, ऐसे एम्फीबियंस जो कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी पानी में पाए जाते हैं। और एक्वेटिक इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी पानी में पाए जाते हैं। जो पानी में मिलेगा वो पानी रिलीज कर देता है, क्योंकि ज्यादा क्या है, इनको रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ज्यादा रहती है। क्लियर है इतनी बात। अब इसको रिलीज करने का प्रोसेस क्या होता है, देखो मोड ऑफ एक्सक्रीशन, एमओई का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ एक्सक्रीशन। एक बार और बता देता हूँ, वापस से कोई नहीं पूछेगा, मोड ऑफ एक्सक्रीशन। हाँ, तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो अमोनिया को रिलीज किया जाता है वो क्या होता है, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। जो जहाँ पे ज्यादा होता है वहां से कम पे रिलीज कर दिया जाता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस अक्रॉस बॉडी सरफेस। तो बॉडी, जनरल बॉडी सरफेस तो नाम सुना ही होगा, उससे इसको रिलीज कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, मछलियों की, फिश की, फिश के पास में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। तो गिल्स से इसको रिलीज कर दिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। किस आयन की फॉर्म में, अमोनियम आयंस की फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। इसका मतलब, अब देखो जो फिश होती है वो वर्टिब्रेट होती हैं, और वर्टिब्रेट में तो मैंने बताया था किडनी होती है। इसका मतलब इनका जो अमोनिया होता है इसको रिलीज करने में या फिर एक्सक्रीशन में किडनी का कोई रोल ही नहीं है। मतलब फिर किडनी क्यों है, किडनी क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को बना करके रखती है। ठीक है, ये इधर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है अमोनिया वाला। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू यूरिया। अब देखो जब प्रोटीन को अपन ने न्यूट्रिएंट की फॉर्म में लिया तो उससे 3 नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे पहले जो बनता है वो तो अमोनिया ही बनता है। अब इस अमोनिया को या तो आप यूरिया में कन्वर्ट कर दो या आप यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। अब मैंने बोला कि कन्वर्ट कर दो, तो मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कौन होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको बोल दिया जाता है लिवर। अमोनिया लिवर में जाता है, क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है, और यूरिया फिर किडनी में जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है। आप सबके अंदर एक्सक्रीशन क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया होता है। तो देखो आपकी बॉडी के अंदर भी जो बनता है ना, वो बनता तो क्या है, अमोनिया। फिर वो अमोनिया कहाँ पे जाएगा, लिवर के पास में जाएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, आप पानी में तो रहते नहीं हो। अगर पानी में रहते तो आप अमोनिया रिलीज कर देते, लेकिन आप पानी में नहीं रहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट पानी की कम रहती है वहां पे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा यूरिया में, और यूरिया कहाँ पे चला जाएगा, किडनी, और किडनी से फिर इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। और अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन जो होता है वो लिवर में होता है, और जिस साइकिल के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसको बोला जाता है यूरिया साइकिल। इसको बोला जाता है ऑर्निथिन साइकिल, और इसी को बोल दिया जाता है क्रेव हेंसलेट साइकिल। है तो एक ही, अमोनिया से यूरिया बनाना है, उसको यूरिया साइकिल भी बोल देते हैं, उसी को ऑर्निथिन साइकिल भी बोल देते हैं, और इसी को क्रेव हेंसलेट साइकिल भी बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वर्टिब्रेट में आप आ जाते हो, मैमल्स। उसके बाद में जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिश। अब एक बात बताओ, जो फिश होती है वो तो पानी पानी में रहती है ना, तो जब पानी की कमी है ही नहीं है तो अमोनिया रिलीज कर लेती नहीं है, क्यों नहीं कर पा रही है, मैराइन फिश,
रैनफिश जो समुद्र में रहती है, समुद्र में पानी की कमी रहती है क्या? नहीं रहती है। अभी उस पर भी आएंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं इधर यूरिक एसिड वाले। हाँ, यूरिक एसिड की बात करते हैं। यूरिक एसिड में जो रिलीज करते हैं एग्जांपल है इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल्स और एप्स। अब देखो इनमें क्या बनाना पड़ेगा अपन को, अमोनिया से यूरिक एसिड बनाना है। तो पहले अमोनिया से क्या बन जाता है? यूरिया बन जाता है। यूरिया फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूरिन्स में। प्यूरिन्स क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। प्यूरिन, पैरामिडिन, ऐसे आपने नाम सुना है, डीएनए आरएनए होता है, ठीक है, उसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, वो सब क्या है? ये प्यूरिन से मतलब नाइट्रोजन बेस होते हैं। याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो ना। उससे क्या बन जाता है? ज़ैंथेन बन सकता है। उसके बाद में यूरिक एसिड। ये पता मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को आता है इसलिए मैंने लिख दिया है ना। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि क्या बनेगा इसमें? यूरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है। अब ये जो यूरिक एसिड है इसको रिलीज किया जाता है किसकी फॉर्म में? एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। पैलेट क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स। इनकी फॉर्म में इसको रिलीज किया जाता है। ये वाला नोट करना है, करो। तो देखो अपन इसकी बात कर रहे थे कि जो मैराइन फिश होती है वो अमोनोटेलिक क्यों नहीं होकर के यूरोटेलिक क्यों होती है? इसका रीजन होता है कि देखिए बातें नहीं करती है और किसी को आवाज भी नहीं करनी है। जो मैराइन फिश है वो कहाँ पे रहती है? मैराइन वाटर में रहती है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा है तो बताओ इस फिश से जो वाटर है वो बाहर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अगर अपन बोलते हैं तो इसकी वजह से इसकी बॉडी में जो वाटर है उसका वो लॉस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अगर अपन इसको बोले कि तुम भी क्या रिलीज करो? अमोनिया रिलीज करो, तो अपन ने क्या बोला था कि अमोनिया रिलीज करने के लिए वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये अमोनिया रिलीज करेगी तो अमोनिया किसके साथ में जाएगा? वाटर के साथ में तो जाएगा। तो देखो एक तो इसका वैसे ही क्या हो रहा था? वाटर लॉस हो रहा था। तो फिर अपन ने इससे क्या भी करवा दिया? अमोनिया एक्सक्रीट भी करवा दिया। इसकी वजह से इसकी बॉडी में क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अपन बोलेंगे कि ये मैराइन में रहती है, मतलब इसके पास में वाटर की कोई कमी नहीं है, फिर भी इसकी बॉडी में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। इस डिहाइड्रेशन ना हो या फिर टू प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन ये क्या रिलीज करना प्रेफर करती है ज्यादातर? यूरिया, क्योंकि उसमें क्या वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे होती है? कम होती है। ये हो गया है। आगे पर बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। बातें किसी को भी नहीं करनी है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है? देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में दो किडनी पाई जाती है, आपके पास में दो यूरेटर्स पाए जाते हैं। आपके मतलब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। आपके पास में एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, आपके पास में एक यूरेथ्रा पाया जाता है। ये सारी चीजें होती है एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने सबसे पहले लिखा है किडनी के बारे में। बातें किसी को भी नहीं करनी है। हाँ कर देंगे पीछे। ये होती है आपकी प्यारी प्यारी किडनी, ठीक है। किडनी के ऊपर जो फाइब्रस लेयर पाई जाती है उसका नाम होता है रीनल कैप्सूल। रीनल जो वर्ड है वो यूज किसके लिए किया जाता है? किडनी के लिए। जैसे हमने पढ़ा था कोरोनरी कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है हार्ट के लिए, वैसे ही किडनी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? रीनल यूज कर सकते हैं। कैप्सूल क्या होता है? एक टफ कवरिंग होती है ना। और ये जो कैप्सूल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब हम किडनी के थोड़ा अंदर एंट्री लेते हैं। किडनी के जब अपन अंदर जाते हैं तो इसका जो पेरीफेरी वाला जो रीजन होता है इसको बोला जाता है रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है इसको? रीनल कॉर्टेक्स।
कभी आपने दो नाम सुने होंगे, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स जो होता है वो पेरीफेरी पे पाया जाता है, जो मेडुला होता है वो सेंटर में या फिर मिडिल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, फिर जो सेंटर वाला पार्ट है वो ये वाला होता है। इसके सेंटर वाले पार्ट में या फिर जो मेडुला वाले पार्ट में ऐसे कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड। ये कौन सा वाला पार्ट हो गया है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं या फिर जो मिडिल पार्ट में चलते हैं तो वहां पे क्या पाए जाते हैं, पिरामिड लाइक कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है, रीनल पिरामिड। या तो इनको अपन बोल सकते हैं क्या, रीनल पिरामिड्स, और ये रीनल पिरामिड से वो मेडुला वाले पार्ट में मिलते हैं, ये कॉर्टेक्स वाले में मेडुला में मिलते हैं, इसलिए इनको बोल दिया जाता है मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर्स इन मेडुला। ठीक है, तो इसकी जो कवरिंग होती है उस कवरिंग का नाम क्या होता है, रीनल कैप्सूल। वो कैसी कवरिंग होती है, सॉफ्ट होती है कि टफ होती है, टफ होती है। किससे मिलकर बनी होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। जो पेरिफेरली वाला जो रीजन होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो मिडिल वाला जो रीजन होता है, फिर से जो सेंट्रल रीजन होता है उसको रीनल मेडुला बोला जाता है। और इस मेडुला में ही कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इनको क्या बोल दिया जाता है, रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड बोल दिया जाता है। ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको अपन बोलते हैं रीनल मेडुला। क्लियर है इतनी बात। अब देखो होता क्या है कि ये जो पूरा कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, इसका कुछ रीजन, कॉर्टेक्स रीजन जो का कुछ रीजन क्या है, इस मेडुला पार्ट में भी क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। इस एक्सटेंडेड पार्ट को बोल दिया जाता है रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी। ये एक्चुअल में होता क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इन मेडुला। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट किसमें एक्सटेंड हो जाता है, मेडुला में, और कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है। देखो बीच में आपको दिखाई दे रहा है कॉलम्स, इनको क्या बोल दिया जाता है, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी। ठीक है, फिर इस किडनी से क्या निकलती है, यूरेटर्स निकलती है। और यूरेटर्स कहाँ पे ओपन हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर किसमें ओपन हो जाता है, यूरेथ्रा में। ठीक है, यही होता है। ये देखो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो नोच लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इस नोच लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है, हाइलम। इस हाइलम के अंदर की साइड में ही, अच्छा ये सरफेस आपको पता है ये कॉन्वेक्स है और वो कॉनकेव है। कॉनकेव साइड पर जो नोच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसका नाम क्या होता है, हाइलम होता है। और इस हाइलम के अंदर की साइड में ही एक फनल शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोल दिया जाता है पेल्विस। क्या बोल देंगे इसको, पेल्विस बोल दिया जाता है ना। तो देखो ये क्या हो गया, नोच लाइक स्ट्रक्चर क्या है, हाइलम है, और हाइलम के अंदर की साइड में क्या पाया जाता है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और इस फनल लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस से क्या हो जाते हैं, प्रोजेक्शंस निकलते हैं। इन प्रोजेक्शंस का नाम होता है कैलिक्स। क्या होता है, कैलिक्स। इधर देखिए कैलिक्स कहां पे बनेंगे, ये होते हैं कैलिक्स। कैलिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। आपको देखो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये कहीं कहीं पे छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं पे बड़े बड़े हैं। जो छोटे वाले हैं उनको माइनर कैलिक्स बोला जाता है और जो बड़े वाले हैं उनको मेजर कैलिक्स बोल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो उस डायग्राम में आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, कैसी, ऐसी। ठीक है, अगर आपके पास में एनसीईआरटी तो आप चेक कर सकते हो, ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे वहां पे। कोई बता सकता है क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे जरूर, रेडियली अरेंज स्ट्रक्चर्स। जो इसका आंसर बताएगा कि क्या है उसको कुछ दिया जाएगा। कोई बता सकता है, एनसीईआरटी होगी सबके पास में, डायग्राम दिख रहा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सबको। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा कष्ट नहीं करना पड़े तो कभी कभी ये, कभी कहीं कहीं पे ये 14 है, कहीं पे 15 है ना, काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, भरोसा रखो। कोई बात नहीं, मैं ही बताऊंगा ना। डक्ट ऑफ बेलिनी, थोड़ा आप पास में पहुंच चुके हो, थोड़ा और ट्राई करिए। डक्ट ऑफ बेलिनी किससे मिलकर बनती है, हाँ वेरी नियर पहुंच चुका है। ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, वो क्या होती है वो मैं बता दूंगा, पर अभी के लिए क्या याद रखना है, ये क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। आगे देखिए इधर, अरे वापस इधर आ जाओ, कुर्सी की लहर दौड़ पड़ी है, अच्छी बात है। ये हो गया है मेडुला। तो देखो मेडुला में ये आपको जो कॉनिकल एरिया जो दिखाई देता है ना, इसको बोला जाता है रीनल पेपिला। क्या ला, पेपिला, रीनल पेपिला। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है माइनर कैलिक्स। क्या बोलेंगे, माइनर कैलिक्स। और ये जो लार्ज वाली स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है मेजर कैलिक्स। क्या बोला जाता है, मेजर कैलिक्स। अब देखो ऑब्वियसली थोड़ा सा नेफ्रॉन का आइडिया होगा आपको,
नेफ्रॉन होता है, बाउंस कैप्सूल होता है, उसके बाद में पीसीटी, पीसीटी के बाद में लुकोकाइन, लुकोकाइन के बाद में डीसीटी, डीसीटी के बाद में कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के बाद में क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कलेक्टिंग डक्ट को। इसका मतलब अब जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है वो तो आगे होगा कहीं ना कहीं पे, अरे होगा ही नहीं होगा। तो ये देखो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो मिलकर के एक डक्ट बना लेती है जिसको बोला जाता है डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोल दिया जाता है उसको? डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोल दिया जाता है उसको? डक्ट ऑफ बेलिनी। नेफ्रॉन में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है? यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में होता है। कहां पे होता है? नेफ्रॉन में होता है। उसके बाद में बनने के बाद में वो किडनी में आ जाता है ना, किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होता है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि किडनी में होता है। तो यहाँ पे देखो मैं एक नेफ्रॉन बना देता हूँ। कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना, बाकी अपन और भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये पीसीटी है, ये लुकोफेनले, और ये क्या है, डीसीटी है। उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट ओपन हो जाती है, अल्टीमेटली किसमें ओपन हो जाता है? डक्ट ऑफ बेलिनी में। इसका क्या साइंस है मैं अभी आपको बता दूंगा। वापस से अगर आ जाओ, ये हाइलम क्या होता है, एक नोज लाइक स्ट्रक्चर होती है। हाइलम के जस्ट अंदर की साइड में ही एक क्या पाया जाता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको पेल्विस बोला जाता है। और इस पेल्विस में जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्शन किसमें है, पेल्विस में, इनको क्या बोल दिया जाता है? कैलिक्स बोल दिया जाता है। कैलिक्स भी दो टाइप के होते हैं, जो छोटे होते हैं उनको माइनर बोलेंगे, जो बड़े होते हैं उनको मेजर बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यूरेटर को। ये क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? यूरेथ्रा है। ध्यान से देखिए, ये जो यूरेटर है वो अंदर की साइड से एक एपिथेलियम से लैंड रहती है, जिस एपिथेलियम का नाम होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नाम सुना है क्या कभी? कोई बात नहीं है, कुछ चीज हम पहली बार में सुनते हैं। जो यूरेटर होती है वो अंदर की साइड से एक एपिथेलियम से लैंड रहती है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम होता है वो? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सेम टू सेम एपिथेलियम कहां पे पाई जाती है? यूरिनरी ब्लैडर पे भी पाई जाती है। ये भी यूरिनरी ब्लैडर भी किससे लाइन रहता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कभी अगर आपको मौका मिले वो पढ़ने का, तो ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वहां पे पाया जाता है हमारी बॉडी में, जिस ऑर्गन्स को स्ट्रेचिंग की नीड होती है, स्ट्रेच करने की नीड होती है। अब आपको पता होगा कि ऐसा तो होता नहीं है कि यूरिनरी ब्लैडर है इसमें क्या आता है? यूरिन आता है। तो यूरिन आता है तो जरूरी नहीं होता है कि जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ही इसमें यूरिन आए तभी आप यूरिनेशन के लिए जाओ, उससे पहले भी तो जाते हो ना। पर ऐसा तो नहीं है कि जितना आप जिस टाइम पे आपने यूरिनेशन किया है उससे ज्यादा इसमें नहीं आ सकता, आ सकता है। और अगर आ सकता है तो इसका मतलब इसमें क्या कैपेबिलिटी है? स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी भी तो होती है। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां पाया जाता है? जहां पे आपकी बॉडी को नीड होती है स्ट्रेच करने की, मतलब अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर पाए, वहां पे नीड होती है। इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो मसल्स पाई जाती है, एक मसल होती है जिसको बोला जाता है डेट्रोसल मसल। नाम तो सुना ही होगा, मैंने ही सुनाया ना, तो झूठ तो बोलना ही नहीं। क्या पाई जाती है? डेट्रोसल मसल्स पाई जाती है। मैं इन दोनों को लेबल कर देता हूं पहले। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। हम पूरी किडनी एक ही डायग्राम में खत्म करेंगे। यहाँ पे ये जो मसल्स है इनका नाम क्या होता है? डेट्रोसल मसल्स। ठीक है, ये यूरेटर हो गया है। ये मैंने एक किडनी बनाई है और आपके पास में दो होती है, तो जो भी चीजें यहाँ पे बना रहा हूँ उसको क्या कर देना है? डबल कर देना है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर को डबल नहीं करना, वो एक ही होता है ना। तो ये यूरेटर कितनी हो जाएगी? दो हो जाती है। आगे बात करते हैं यूरेथ्रा। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, वैसे होना भी चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है कि ये जो यूरेथ्रा होता है वो मेल में तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। यूरेथ्रा मेल में तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। उसमें सबसे पहले जो यूरेथ्रा होता है उसको बोला जाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। उसके बाद में जो दूसरा होता है वो होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और जो लास्ट वाला होता है उसको बोला जाता है पेनाइल यूरेथ्रा। ये हमने जो बात करी है मेल की करी है कि फीमेल की करी है? मेल की। अब फीमेल की भी करनी पड़ेगी। फीमेल में यूरेथ्रा के कितने पार्ट होते हैं? एक ही होता है बस, है ना? तो उसको अपन फीमेल यूरेथ्रा ही बोल देते हैं, सिंपल। अब मैंने ये यूरेथ्रा यहाँ पे डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि कभी मैंने आपको बताया होगा कि इस यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। एक कहाँ पे पाया जाता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की साइड पे पाया जाता है, और एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसमें जो पाया जाता है वो इंटरनल स्फिंक्टर होता है। कौन सा वाला होता है? इंटरनल। और ये कौन सा होता है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो कैसा होता है? इनवॉलंटरी होता है। याद आ रहा है क्या कुछ कुछ? और जो एक्सटर्नल होता है वो कैसा होता है? वॉलंटरी होता है। इन दोनों में से आपके कंट्रोल में कौन सा वाला है? एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल वाला होता है, ठीक है। और फीमेल में क्या ये नहीं मिलेगा क्या स्फिंक्टर? मिलेगा ना भाई, मिलेगा, मिलेगा ना, बहुत स्फिंक्टर प्रेजेंट। ठीक है। तो किडनी कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। किडनी की साइज की अगर अपन बात करते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ और हाइट। कलर की बात करो, कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। हाँ। कितना होता है वजन? 120 से 170 किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम नहीं होता है। अच्छा, मिलती कहाँ पे ये? एब्डोमिनल वॉल की साइड में पाई जाती है। डोर्सल या वेंट्रल?
डॉर्सल साइड। अच्छा, इसका अगर पोजीशन बताएं तो बता सकते हो किस किस के बीच में, मतलब T12 से L3 के बीच में पाई जाती है ना। थोरेसिक वर्टिब्रा 12 और लंबर वर्टिब्रा L3 के बीच में पाई जाती है। T12 से L3 के बीच में थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है, और नंबर 3 के बीच में ये इसकी पोजीशन होती है। तो किडनी दो होती है, एक राइट में होती है और एक लेफ्ट में होती है, ठीक है। साइज कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर में लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर वेट और 2 to 3 सेंटीमीटर हाइट होती है। कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। ये एक टफ कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहती है, जिस टफ कवरिंग का नाम क्या होता है? रीनल कैप्सूल होता है। समझ गए क्या बात को? ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इधर से किडनी से बन के क्या आ रहा होगा? यूरिन आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? यूरिन आ रहा होगा। तो अगर मैं यूरिन का आपसे पाथवे पूछता हूं तो क्या बताएंगे? सबसे पहले नेफ्रॉन वाला पार्ट आ जाएगा, नेफ्रॉन के बाद में कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के बाद में ये सारी की सारी, देखो अपन ने ये तो नेफ्रॉन आ गया ना, नेफ्रॉन। ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है? डक्ट ऑफ बेरेनी। डक्ट ऑफ बेरेनी के बाद में रीनल पेपिला, इसके बाद में माइनर कैलिक्स, इसके बाद में मेजर कैलिक्स आ जाएगा, या फिर अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद में आउटसाइड। अगर मेल का केस है तो मेल में क्या अपन यूज करेंगे? यूरिनोजेनिटल मीएटस, ठीक है। अगर फीमेल का है तो अपन क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल ओपनिंग, उससे यूरिनेशन हो जाता है। तो आप बता सकते हो यूरिन का पाथवे से? अरे बता दोगे क्या? वापस से बोलो। सबसे पहले नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बाद में कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के बाद में डक्ट ऑफ बेरेनी, डक्ट ऑफ बेरेनी के बाद में रीनल पेपिला, रीनल पेपिला के बाद में रीनल पेल्विस, फिर उसके बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद में आउटसाइड, ठीक है। ये देखो जो डेट्रूसर मसल होती है ना, कौन सी मसल? डेट्रूसर मसल्स। ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी कि रिलैक्स्ड रहेंगी? नॉर्मली कैसे रहती है? ये रिलैक्स रहती है। जब यूरिनेशन होता है तब ये क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तब क्या होगा? ये प्रेशर डालेगी किस पर? यूरिनरी ब्लैडर पर। इसमें क्या भरा हुआ है? यूरिन। तो वो क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है। अगर अपन बात करते हैं स्फिंक्टर की, तो स्फिंक्टर नॉर्मली कैसे रहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड। यूरिनेशन पे कैसे हो जाते हैं? ये रिलैक्स हो जाते हैं। स्फिंक्टर भी किससे मिलकर बना होता है? मसल से। किससे? मसल से। नॉर्मली कैसे होता है? ये कॉन्ट्रैक्टेड। और ये कैसे रहते हैं नॉर्मली? रिलैक्स। तो जब प्रोसेस होता है यूरिनेशन का या फिर मिक्सचुरेशन का, तब क्या होता है? डेट्रूसर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से, समझ गए क्या बात को? अरे समझे कि नहीं समझे? अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताइए, ये नोट नोट करते करते भी बता देना आप कि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट इज ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यस और नो? आगे देखिए, हम बात करते हैं यूरिन के पाथवे की। वैसे तो यूरिन का पहले फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद में पाथवे डिसाइड किया जाता है, लेकिन आपको पता लग गया तो पहले लिख सकते हैं पाथवे ऑफ यूरिन। सबसे पहले नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बाद में कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ से भी तुम पता लगा सकते हो कि अगर मैंने कलेक्टिंग डक्ट को अलग से लिखा है तो मैं नेफ्रॉन को क्यों लिखता? अगर नेफ्रॉन का ही पार्ट होता तो मैं इसको अलग से नहीं लिखता ना। अगर मैंने अलग लिखा है तो इसका मतलब उसका पार्ट नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट से फिर क्या आ जाता है? डक्ट ऑफ बेरेनी। डक्ट ऑफ बेरेनी के बाद में रेनल पेपिला, उसके बाद में कैलिक्स, माइनर और मेजर दोनों आ जाएंगे उसमें। इसके बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद में यूरेथ्रा और उसके बाद में ऑक्साइड। एक ये चीज और इसमें नोट कर लो, ये जो रीनल पिरामिड होते हैं ना, ह्यूमंस में कितने होते हैं? 8 से 12 होते हैं ना। 8 से 12 होते हैं। एवरेज कितना हो जाता है इसका? 10। हाँ बनाए कम है, होते 8 से 12 है ना। किडनी की सरफेस लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। एक होती है कौन सी? कॉन्वेक्स और एक होती है कॉनकेव। तो अगर बात करते हैं कि जो हाइलम वाला जो पार्ट है वो कॉनकेव सरफेस पे मिलता है कि कॉन्वेक्स पे मिलता है? कॉनकेव पे मिलता है, ठीक है। अगर मैं इधर बात करता हूँ कि इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और जो नर्व है वो कॉनकेव वाले पार्ट से एंट्री एग्जिट लेगी या फिर कॉन्वेक्स से इस वाले पार्ट से निकलती है? देखो यहाँ पे
यहीं पे क्या आ जाती है, रीनल आर्टरी आ जाती है, रीनल वेन और नर्व्स। तो कौन से वाले पार्ट से एंट्री किस लेती है, कॉनकेव वाले पार्ट से, है ना, हाइलम के थ्रू एंट्री लेती हो। किसी को आइडिया है कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 10 लाख को अपन क्या बोल सकते हैं, 1 मिलियन। इसकी देखो, कोई इसका कैलकुलेशन बता सकता है कैसे होगा 10 लाख, 10 लाख कैसे होते हैं, क्यों, 90,000 में 1 लाख ही होते हैं, सॉरी 10 लाख। देखो होता क्या है, अरे मैं बता रहा हूँ, एक कलेक्टिंग डक्ट में, ध्यान से देखिए भाई, कहीं पे भी नहीं मिलेगा या ना, एक कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं 4,000 नेफ्रॉन, ठीक है। एक रीनल पिरामिड में होती हैं 25 कलेक्टिंग डक्ट, एक किडनी में होते हैं 10 रीनल पिरामिड। तो एक किडनी में नेफ्रॉन कितने हो जाएंगे, काउंट करिए अब, 10 रीनल पिरामिड होते हैं, हर एक रीनल पिरामिड में 25 कलेक्टिंग डक्ट होती है, और हर एक कलेक्टिंग डक्ट में कितनी होते हैं, 4,000 होते हैं। ये आ जाता है कितना, 10 लाख, या फिर अपन बोल सकते हैं 1 मिलियन। इसलिए मैंने बोला था कि वो जो लाइन है एनसीईआरटी ने कितनी दे रखी है, 14 to 15 होती, कितनी है, 25 होती है ना। ये होता है कैलकुलेटर, ऐसा नहीं कि लिख दिया एनसीईआरटी ने तो रट लिया ना, मैं एनसीईआरटी को रटवाता नहीं हूँ, समझाता हूँ, है ना। और जिस दिन आप एनसीईआरटी को समझना शुरू कर दोगे, आप जितने भी बच्चे नीट को देने वाले हैं उनसे 90% से तो आगे निकल जाओगे, है ना, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन कंडीशन एक ही है कि एनसीईआरटी को आपको रटना नहीं, समझना शुरू करना पड़ेगा। एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं, एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। डायग्राम को देखना नहीं, डायग्राम को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर ये काम 3 आपने कर लिए, आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं रुक पाएगा। पढ़ना, यही तो अपन पीछे रह जाते हैं। डायग्राम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं, लेकिन वो पता नहीं होती है कि क्या है। जैसे कि जो मैंने बताया था कलेक्टिंग डक्ट, है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, डायग्राम में दे रखा है, लेकिन उसके लेवल नहीं कर रखा। ये वाला कर लिया ना, ये वाला भी नोट करो। लिखा हुआ देखो, इस किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स।